नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का कमरा। कहानी आज के युग की है, जहाँ दो बेटे हो तो माँ बाप को 6 महीने इस बेटे के पास 6 महीने उस बेटे के पास रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या महसूस करते हैं? एक निर्वासित होने की भावना उनके मन में बनी रहती है। हमारी कहानी कुछ इसी प्रकार के भाव को प्रकट करने वाली कहानी है। माँ का कमरा, जिसे लिखा है जानी मानी लेखिका उषा वधवा जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलो माँ, कार में तुम्हारा सामान रख दिया है। जितनी देर मुझे माँ को कार तक ले जाने में लगा वो 3 बार पूछ चुकी, पर मैं तुम्हारे घर क्यों जा रही हूँ? कार में बैठते ही माँ ने हैरान होते हुए कहा, इतना सारा सामान? बुधवार को तो मुझे वापस ही आना है। चंद्रप्रभा के घर सत्यनारायण की कथा है और मुझे सुबह ही जाकर प्रसाद बनाने में उसकी मदद करनी है। माँ का मन शांत करने के लिए मैंने कहा, सामान रखने में क्या हर्ज है माँ, कार में ही तो जाना है, वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो? कार में बैठी माँ परेशान सी रही। उन्हें शायद यह आभास हो गया था कि कोई बात उनसे छुपाई जा रही है। उनका ध्यान बटाने के लिए मैंने चंद्रा मौसी का जिक्र छेड़ दिया। हमारे घर से 4 मकान छोड़कर रहती वह। दोनों में बहनों सा स्नेह है, तभी तो हम उन्हें चंद्रा मौसी कहकर बुलाते हैं। वो ही करवा रही है सत्यनारायण की कथा। माँ वैसे ही करवा रही है सत्यनारायण की कथा या कुछ विशेष अवसर है? मैंने माँ से पूछा। अरे उन्हें इस घर में आए 25 वर्ष हो गए हैं, इसलिए करवा रही है। हमसे 2 वर्ष पहले आए थे वे लोग। हमारा मकान बनते वक्त बहुत सहारा रहा उनका। चंद्रा मौसी का जिक्र छेड़ते ही वह पुरानी यादों में खो गई। गांव की जमीन बेचकर ये प्लाट तो खरीद लिया, पर मकान बनवाने के पैसे कहाँ से आते? 1 जन कमाने वाला, 5 जन का अपना परिवार, साथ में दोनों छोटी बुआ का विवाह भी किया। तुम्हारे दादा दादी को भी हर महीने पैसे भेजने होते थे। तबादले वाली नौकरी थी और उन्हें अपने घर रहना ही अच्छा लगता था। रिश्तेदारियां भी पूरी निभाई, किसी तरह थोड़ा धन जमा किया और यह मकान बनवाना शुरू किया। जीवन बीमा वालों से कर्ज लिया था, फिर भी अंत तक आते आते गहने बेचने ही पड़े थे, नहीं तो मकान बीच में ही रुक जाता। एक दिन घर में आटा नहीं था रोटी बनाने को, इसी से चंद्रा से मांगने गई तो उसने मुझे ना ना कहते हुए भी जबरदस्ती 1 के बदले 2 वक्त का आटा दे दिया, साथ में दाल भी। यह बात तुम्हारे पिता को भी मैंने नहीं बताई। दुख होता ना उन्हें ये सोचकर कि वह परिवार की ज़रूरत पूरी करने में असफल रहे, जबकि मैं जानती हूँ कि कितने मेहनती थे वो। कड़ी मेहनत की हम सब ने इस मकान को बनवाने में। कॉलोनी नहीं थी और अभी नल की पाइपलाइन नहीं बिछी थी। हैंडपंप से पानी निकालना होता था। मजदूर दिन के 20 रुपए मांगता था, तो वो बचाने के लिए हम खुद ही बारी बारी हैंडपंप चलाते थे। तुम्हें तो याद भी होगा, भोलू और बबलू भी खेल खेल में काफ़ी पानी निकाल देते थे। पिछली बातें याद करने पर माँ उनमें पूरी तरह खो जाती है और एक के बाद एक याद करने लगती है। आज ईश्वर का दिया सब कुछ है, पर तुम्हारे पापा तो वैसे ही चले गए। मकान के कर्जे उतरे तो बच्चों की ऊंची पढ़ाई या शादी ब्याह, अपने लिए तो जी ही नहीं पाए, अभाव में जिए बस। और जब दिन फिरने लगे तो बीमारी ने आ घेरा और लेकर ही गई उनको अपने साथ। अभी तो सुख भोगने का समय आया था। तसल्ली है कि तुम्हारा विवाह कर गए और बहुओं को आशीष दे गए। मैंने तो सब देख लिया, अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है, इसी घर में अपने बिस्तर पर प्राण निकले। मैं उन्हें बता नहीं पाई तुरंत ही कि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने वाली। मकान तो बिक चुका है, बिल्डर ने खरीदा है, इसे पूरा तोड़कर फ्लैट बनाकर बेचने हैं। सो चुपचाप बैठक में ही सौदा हो गया था और माँ को खबर भी नहीं लगी। माँ को अपने घर लाने के 2 कारण थे। एक तो यह कि पीछे से भाई मकान शिफ्ट कर ले। माँ के सामने घर खाली करने में जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती, ये सोचकर वे डरते थे। और दूसरी बात ये कि माँ को अपने घर लाकर मुझे उन्हें धीरे धीरे राजी करवाना था, ताकि उन्हें एकदम झटका ना लगे। और यह जिम्मेदारी मैंने स्वयं ही उठाई थी।
मेरे दोनों छोटे भाई जुड़वा थे, भोलू और बबलू। उनके नाम थे सार्थक और ओजस, परंतु माँ और मेरे लिए वे जीवन भर भोलू और बबलू ही बने रहे। भोलू बड़ा होकर फौज में चला गया और उससे 10 मिनट छोटा बबलू बैंक अधिकारी बन गया। भोलू तो अक्सर ही अलग अलग जगह पर भेजा जाता था। माँ को इस तरह का जीवन पसंद नहीं था। बहुत कहने पर वो एक दो बार भोलू के घर गई भी थी। पापा की नौकरी में बहुत जगह घूमी थी। अब ना वो उत्साह बचा था और ना ही हिम्मत। सभी रिश्तेदार भी इसी शहर में अथवा आसपास ही थे, अतः उनका यही आग्रह रहता कि भोलू ही छुट्टियों में परिवार के साथ आकर सबको मिल जाया करे। अभी तक तो जहाँ भी भोलू का तबादला होता उसे फर्नीचर के साथ सुसज्जित घर मिलता था, पर एक दिन तो उसे कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बनाना ही था। सो उसने पूना में अपने लिए फ्लैट बुक करा लिया। पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने सुझाव रखा कि ये पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अलग अलग फ्लैट खरीद ले सकते हैं। हो सकता है कि कहीं उसके मन के भीतर ये बात रही हो कि बबलू के परिवार के वहां रहने से कहीं पूरा मकान उन्हीं का ही ना हो जाए। खैर, उसके मन की बात तो वही जाने, पर देखा जाए तो मकान बेचने में कोई हर्ज भी नहीं था। मकान बहुत पुराने ढंग का बना हुआ था। रसोई घर के बाहर आंगन में और आंगन के दूसरे कोने में स्नान घर और शौचालय। आजकल इतने सुविधाजनक घर बन रहे थे, बाथरूम रसोई सब कमरों से जुड़े हुए। एसी चलाकर पूरा घर ठंडा कर लो और अगर कहीं जाना हो तो एक ही किवाड़ बंद करने से पूरा घर बंद हो जाता था। पहले की दीवारें मोटी मोटी बनी हुई थी, अब बीम डालकर पार्टीशन बना देते हैं ताकि कमरे बड़े हो जाए। पर माँ का दिल भी कोई नहीं दुखाना चाहता था, अतः यही तय हुआ कि मैं उन्हें घर ले जाकर थोड़ा थोड़ा करके बताऊं। मैं नए बन रहे सुविधाओं से परिपूर्ण मकानों की चर्चा छेड़ देती। अपनी दो सहेलियों के घर बहाने से ले जाकर उनके नए फ्लैट भी दिखाए, उनकी खूबियां गिनवाई। आखिरकार इस बात के लिए राजी करवा लिया कि पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अपना फ्लैट ले ले। मैंने तुरंत यह बताने की जरूरत नहीं समझी कि मकान बिक चुका है और दोनों ने अपने अपने नए फ्लैट भी चुन लिए हैं। सदैव की भांति माँ ने अपने बच्चों की खुशी को अपनी इच्छा के ऊपर ही रखा था। पुराने दिन याद करती हूँ तो ढूंढने से भी नहीं मिलता कभी वह क्षण जब माँ ने अपनी इच्छा को अपने परिवार की इच्छा से ऊपर स्थान दिया हो। और परिवार से मेरा मतलब सिर्फ माँ भाई बहनों से नहीं है। बुआ आई है तो अपने लिए ली हुई साड़ी उठाकर दे दी। बेटी खाली हाथ थोड़े ही जाएगी। आप सोचोगे उनके पास अलमारी भर कपड़े होंगे, जबकि बाहर जाने के लिए पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी उनके पास न होने पर पिछले माह यही साड़ी जबरदस्ती दिलवाई थी हमने। सेवइयाँ बनाने की मशीन पड़ोस वाली आंटी को पसंद आ गई थी, तो बोली पहले आप बना लो, बाद में मैं बना लूंगी, कहकर वह मशीन उनको पकड़ा देती। पर मकान बेचना और बात थी। उसकी हामी भरने के लिए माँ ने जी कितना खड़ा किया होगा ये मैं समझ सकती थी। पर इसके अलावा चारा भी क्या था। भैया भाभी नए घर में सामान लगा चुके और फ़ोन किया कि माँ को ले आऊँ। मैंने माँ को अपने नए घर में जाने के लिए उत्साहित किया। वो जाने को तैयारी बैठी थी। वह आज भी बेटी के घर में रहने में असहज महसूस करती थी और पहली बार वो मेरे घर इतने दिन रुकी थी, अथवा कहूँ कि किसी न किसी बहाने से मैंने ही उन्हें रोक कर रखा था। एक पॉश कॉलोनी में नई बनी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बबलू का फ्लैट है। लिफ्ट भी लगी हुई है। मैं तो एक बार पहले भी चक्कर मार गई हूँ, पर अब फर्नीचर सेट हो जाने और पर्दे लग जाने से उस फ्लैट की शक्ल ही बदल गई है और वह अब घर जैसा लगने लगा है। माँ का सामान सामने की तरफ बने खुले हवादार कमरे में रखा गया। आगे एक छोटी सी बालकनी भी है। बाथरूम साथ जुड़ा हुआ है, सो ठंडी गर्मी में आधी रात बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डबल बेड है और दो बड़ी अलमारियाँ। एक में भाभी ने बेड कवर तौलिया इत्यादि सामान रखा हुआ है, दूसरी में मैंने माँ के कपड़े लगा दिए। एक ड्रेसिंग टेबल भी है। माँ, होटल का कमरा मिल गया है तुम्हें, मज़े से रहो, मैंने माँ को छेड़ते हुए कहा। ड्राइंग रूम से जुड़ा होने के कारण आने जाने वालों की रौनक भी रहेगी। शाम को बबलू के एक सहयोगी उसके साथ ही घर आए। उनका भी फ्लैट खरीदने का इरादा है, जिसके लिए वह सर्वे कर रहे हैं। शशि भाभी घूम घूम कर उन्हें अपना नया घर दिखा रही थी। हम भी उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न हैं। एक कमरा शशि और बबलू इनका, मतलब कि बेटी बेटे का अलग अलग कमरा, और ये एक गेस्ट रूम है। भाभी ने माँ के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। गेस्ट रूम सुनकर मुझे कुछ अटपटा सा लगा, तो हो सकता है कि माँ को भी लगा होगा। मेरे दिमाग में तो वह कमरा माँ का कमरा है,
खैर, माँ अपने कमरे से खुश है। कमरे की बालकनी से नीचे काफ़ी हरियाली दिखाई देती है और बालकनी में बहुत से गमले रखे हैं। 2 ढाई महीने बीते कि माँ का टेलीफोन आया। वह पूना जा रही है, भोलू के पास। माँ को इस उम्र में सफ़र करना मुश्किल लगता है, परंतु भोलू ने सब इंतज़ाम कर दिया है। सामान बंधने से लेकर स्टेशन ले जाने का काम भोलू का अर्दली मुस्तैदी से कर रहा है और माँ का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से उन्हें ले भी गया। माँ ने भी मन को समझा लिया है कि एक बार भोलू का नया घर भी देख ही आऊं। 6 महीने बाद लौटी तो बहुत खुश थी। साफ सुथरा शहर, बढ़िया मौसम। यहाँ आकर तो ठंड के मारे बुरा हाल था। उस पर सूर्य नारायण हफ्तों बिस्तर में दुबके रहते। कपड़ों की अटैची खोली तो पाया शॉल और स्वेटर तो वहीं रह गए। यूं तो पता था पूना में ऐसी ठंड नहीं पड़ती, परंतु सोचा जरूरत पड़ गई तो एक स्वेटर और शॉल रखने में क्या हर्ज है। वहां माँ ने दोनों सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रख दिए और छूट गए। गर्म कपड़े तो हैं और भी, पर शॉल बड़ी मुलायम सी थी और वह स्वेटर भी सब कपड़ों के साथ चल जाता था। माँ अक्सर यही बात दोहराती, परंतु जरूरत तो अभी है ना। भोलू बबलू ने यह तय किया था कि माँ अपने दोनों बेटों के पास 6 6 महीने रहेंगी। माँ के जाने के बाद मुझे बताया था बबलू ने। तब तो मुझे भी लगा कि चलो अच्छा है, घूमने फिरने से माँ का मन बहला रहेगा। और भोलू का अर्दली ऐसा ध्यान रखता है कि घर का सदस्य भी न रख पाए। पापा की नौकरी में भी वह अनेक जगह रही है, कई शहर बदले, पर माँ को अब सफ़र करना मुश्किल लगने लगा था। शायद एक उम्र होती है जिसमें घूमना फिरना अच्छा लगता है, क्योंकि तब मन में उत्साह होता है, नई जगह देखने की ललक होती है एवं नई चुनौतियों का मुकाबला करने का भी एक आनंद होता है। 6 महीने देखते देखते बीत जाते और माँ को बबलू के पास लौटने लगता कि वो तो यहाँ मेहमान है, गेस्ट रूम में रुकती है और 6 महीने बाद तो फिर उन्हें जाना है नए घर में। माँ की मैत्री आसपास के बहुत कम लोगों से ही हो पाई है। पुराने घर की बात और थी, सभी जानते थे उन्हें। वहाँ वहाँ जो बहुएं बाद में आई थी वे भी माँ के साथ हिल मिल गई थी। कोई स्वेटर बनाते बनाते कंधा अथवा गला घटाने का हिसाब पूछने आ जाती, तो कई बहुएं माँ से उनके जैसी कढ़ी सीखने या यहाँ माँ को यह घर अपना लगता ही नहीं, तो आसपास के लोगों से अपनत्व कैसे महसूस हो। वो पुराना घर उनका अपना घर था। हालांकि उन्होंने कभी भी बेटे अथवा उसके परिवार को मेहमान नहीं माना था, परंतु इस घर में वो स्पष्टतः मेहमान ही है। घर तो उनके बेटे बहू का है। आजकल माँ को अपने पुराने घर की बहुत याद आती है। वो घर पुराना था, असुविधाजनक भी था, परंतु वो उनका अपना घर था। आंगन में रोपी व मोगरे की बेल, अपने आप उग आया वह नीम का पेड़ उनका अपना था। यहाँ तो बालकनी में उनके स्वयं के लगाए पौधे भी उनके अपने नहीं हैं। जब वे स्वयं ही यहाँ मेहमान हैं, तो यहाँ की कोई वस्तु उनकी कैसे हो सकती है। अभी आप सुन रहे थे कहानी माँ का कमरा, जिसे लिखा था उषा वाधवा जी ने। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।